नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें हमने अपने लेक्चर 4.6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4.7 के बारे में। दोस्तों, लेक्चर 4.7 का पहला टॉपिक जो है उसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ये पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब हम इसे क्यों पढ़ें, ठीक है, और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे की कहानी बताते हैं। आपने पीछे वाले टॉपिक्स में पढ़ रखा होगा कि आपको ओस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए चालक तार है, इसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके चारों ओर अपने आप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये बात बताई थी ओस्टेड ने। लेकिन उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये ओस्टेड ने नहीं बताया था। ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी ये ओस्टेड ने नहीं बताया था। फिर आए एक और साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था बायो और सेवर्ट। दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया, एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी तार में आप धारा प्रवाहित करते हो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसा ओस्टेड ने बताया था। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का अगर मान ज्ञात करने की इच्छा आपके अंदर हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बायो सेवर्ट का नियम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप बायो सेवर्ट का नियम अप्लाई कर देते हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो है बायो सेवर्ट का रूल। ठीक है, अब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी ये जानने की इच्छा हो रही है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो दिशा कौन बताता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 या फिर मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम। ठीक है, ओके। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके ये बात पता लगाई थी कि उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। जो काम बायो सेवर्ट के नियम ने किया था ठीक वही काम एम्पियर का परिपथीय नियम भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है, थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब ये है कि बायो सेवर्ट का नियम तो दोस्तों हर जगह लग जाएगा। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम हर जगह लग जाएगा, लेकिन एम्पियर का परिपथीय नियम हर जगह नहीं लगता है, ये केवल कुछ ही जगहों पर लगता है। ठीक है, तो यही इसकी लिमिटेशन है। जैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में क्या होता था, हम एक काल्पनिक पृष्ठ लिया करते थे अपनी गणना को आसान बनाने के लिए, और उस काल्पनिक पृष्ठ का नाम क्या था, गॉसियन पृष्ठ। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ था दोस्तों, ठीक है, आप इसका चुनाव करते थे, तो चुनाव करने बाद हम ये देखते थे कि जो गॉसियन पृष्ठ हमको मिला है वो गॉसियन पृष्ठ सही है या नहीं। कैसे पता लगाएंगे कि वो गॉसियन पृष्ठ सही है या नहीं, तो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता था, कुछ नियम होते थे। अगर वो नियम आपके द्वारा चुने गए पृष्ठ पर सही साबित हो रहे हैं यानी लागू हो रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप ये कह दोगे कि हाँ भाई ये जो नियम है, मतलब ये जो पृष्ठ है वो पृष्ठ सही है। अगर आप वहां पे गॉसियन पृष्ठ का चुनाव करने में सफल रहते हो तभी गॉस की प्रमेय लग रही थी। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ की जगह पे यहाँ पे हम एम्पीरियन पाथ लेते हैं, एम्पीरियन पाथ या हिंदी में एम्पीरियन पथ। अब दोस्तों ये एम्पीरियन पथ क्या करेगा, अगर आपने किसी भी निकाय के लिए एम्पीरियन पथ ले लिया है तभी आपका ये एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होगा, अदरवाइज वो लागू नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग आइए देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या। ओके, चलिए इसको क्या बोलेंगे कि किसी धारावाही चालक तार के कारण या किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का एम्पीरियन पथ की दिशा में या एम्पीरियन पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन का मान पृष्ठ के द्वारा, है ना, मतलब एम्पीरियन पथ के द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे, किसी चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का एम्पीरियन पथ के अनुदिश बंद रेखीय समाकलन का मान एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ये बात समझ में आ गई। ओके दोस्तों, ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, और इसमें अब यहाँ पे हमको ये चीज समझ लेनी होगी कि ये पहले तो बता दिया था मैंने कि ये हर जगह नहीं लगता है। ठीक है, इससे कुछ लिमिटेशन है। और दोस्तों ये मैंने यहाँ पे देखिए स्टार बनाया हुआ है, स्टार का मतलब ये है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में केवल एम्पियर का परिपथीय नियम भी पूछा आता है, ये इंडिविजुअल भी आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम समझाइए। ठीक है, तो आपको इतना लिखना होगा। ओके, चलिए अब
ये क्वेश्चन, और अगर ये आए ना आए, मतलब वैसे तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आगे आने वाली डेरिवेशंस में हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम यूज करेंगे। तो एम्पियर का परिपथी नियम यूज करेंगे तो वहां पे यूज करने के लिए बहुत जरूरी है कि इसे यहाँ पे हम समझ लें, यहाँ पे समझ लेंगे तभी वहां पे यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों, जैसे गॉस की प्रमेय में गॉसियन पृष्ठ को चुनने के कुछ नियम होते थे, वैसे ही एम्पियर के परिपथी नियम में एम्पीरियन पथ को चुनने के लिए कुछ नियम होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो नियम क्या क्या है। ठीक, पहला नियम तो दोस्तों ये है कि जब आप एम्पीरियन पथ लेंगे तो एम्पीरियन पथ कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि उस एम्पीरियन पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, उसकी जो दिशा होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो एम्पीरियन पथ के लंबवत हो या समांतर हो। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो एम्पीरियन पथ ऐसा होना चाहिए कि उस एम्पीरियन पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो पथ के लंबवत हो या समांतर हो। ठीक, ओके। और दूसरा पॉइंट, जिस एम्पीरियन पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो एम्पीरियन पथ के समांतर होता है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। ये दोनों नियम है। अगर किसी भी स्थिति में एम्पीरियन पथ के लिए ये दोनों नियम अगर संतुष्ट हो रहे हो, ये दोनों नियम लागू हो रहे हो या सही पाए जा रहे हो, तभी वो एम्पीरियन पथ सही होगा, अन्यथा वो एम्पीरियन पथ बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आपने सही एम्पीरियन पथ का चुनाव करने में सफल रहे या आपने सही एम्पीरियन पथ का चुनाव कर लिया है, तब तो आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज ये आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना होगा कि कौन सा एम्पीरियन पथ सही है और कौन सा एम्पीरियन पथ गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक तो समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने अगले एक डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। वो डेरिवेशन जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, उसमें एम्पियर का परिपथी नियम अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां समझ लिया, अब आगे हम इसे आराम से यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक है, उसका नाम है धारावाही परिनालिका के कारण परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक शब्द आ रहा है परिनालिका। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि परिनालिका है क्या। ठीक है, तो पहले ये जानेंगे कि परिनालिका है क्या, उसके बाद में ये बात करेंगे कि उसकी अक्ष क्या है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कैसे निकालें। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं परिनालिका की। देखिए दोस्तों, यहाँ परिनालिका का जो चित्र है वो फिगर 1 में दिखाया गया है। ठीक है, क्या होता है, जब हम किसी अचालक पदार्थ के बेलन, अचालक पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, कार्डबोर्ड यानी दफ्ती हो सकती है, ठीक है, चीनी मिट्टी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कोई भी अचालक पदार्थ लेना है। ठीक है, तो जब किसी अचालक पदार्थ के बेलन पर चालक तार को लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तब इस प्रकार प्राप्त समायोजन एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, और इसी समायोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, धारावाही परिनालिका। अगर इस समायोजन में आप धारा प्रवाहित नहीं करोगे, केवल अचालक पदार्थ के बेलन पर आपने तार को लपेट दिया है, तो जो समायोजन बनता है उसे केवल परिनालिका बोलते हैं। ठीक है, धारावाही परिनालिका तब बोलेंगे जब उसमें धारा भी प्रवाहित हो रही हो। इतनी चीज समझ में आ गई। ओके, अब ये समझिएगा कि परिनालिका की अक्ष मतलब वो जो बेलन है अचालक पदार्थ का, उस बेलन की जो अक्ष होगी वही परिनालिका की अक्ष होती है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि उस पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एम्पियर के परिपथी नियम का। ठीक, उसका यूज करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। देखिए, फिगर 2 में जो दिखाया गया है वो भी एक परिनालिका का ही चित्र है। क्या है, इस परिनालिका, यह जो परिनालिका लगी थी इसको हमने बीच से काट दिया। जब हम इसको बीच से काट देंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और इसमें जब आप इसको काटेंगे तो सारे तार भी कट चुके होंगे। जब तार कट चुके होंगे तो जब तार को आपने बीच से काट दिया तो यहाँ पे क्या, जब आपने इस परिनालिका को काटा तो सारे तार अपने आप कट गए, और जब सारे तार अपने आप कट जाएंगे तो तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद दिखेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके भीतर हमें किसी बिंदु पर गणना करनी है। ठीक है, तो गणना करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने एक एम्पीरियन पाथ लिया हुआ है, और इस एम्पीरियन पाथ का नाम क्या है, ABCDA। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये देखा है, हमने ये माना हुआ है, देखिए हम दोस्तों हमने माना हुआ है कि परिनालिका की कुल लंबाई कितनी है। परिनालिका की लंबाई मतलब बेलन की लंबाई कितनी है, कैपिटल L है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी। हमने ये देखा है कि परिनालिका, मैंने यहाँ क्या लिखा है, यदि परिनालिका में फेरों की कुल संख्या कितनी हो, कैपिटल N, तथा परिनालिका की लंबाई कितनी हो, कैपिटल L,
तब परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। भाई सीधी सी बात है, एल लंबाई में कुल लंबाई कितनी है, एल लंबाई है। जब कैपिटल एल लंबाई में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, एन बटे एल। ठीक है, और ये जो आ रहा है दोस्तों एन बटे एल, ये क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और दोस्तों एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एन अपॉन में एल। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए अब हमें करना क्या है, हमें एम्पियर का परिपथी नियम लगाना है। ठीक, तो कौन सा लूप लेंगे, एम्पीरियन पथ ए बी सी डी ए। और यहां देखिए दोस्तों मैं एरो बना दे रहा हूं, एरो का मतलब ए से बी आएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी की ओर जाएंगे और लास्ट में डी से ए की ओर आएंगे। ठीक है, ये एक एम्पीरियन पाथ ले लिया है। एम्पीरियन पथ ए बी सी डी ए में एम्पियर के परिपथी नियम से लगाइए जरा। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है कि भाई क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। दोस्तों आई डैश फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे मैंने आई ना करके आई डैश कर दिया है, क्योंकि हम यहां पे हमने ये माना हुआ है कि परिनालिका में सामान्य तौर पर कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। अगर इसको भी आई डैश मान लेंगे तो वो आई डैश है परिनालिका में धारा, परिनालिका के प्रत्येक फेरे में धारा। और यहां आई डैश आ जाएगा एम्पीरियन पथ के द्वारा परिबद्ध धारा, और दोनों धाराएं अलग अलग होगी, इसलिए इसको आई डैश माना है, तो इसको हमने इसको आई डैश माना है तो वो आई है। ठीक, अलग अलग है दोनों। ओके, चलिए अब यहां पे देखिए एम्पीरियन पथ क्या है, ये क्लोज्ड एम्पीरियन पाथ है, एक क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप मतलब एक बंद वक्र है। देखिए ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी पे जाने के बाद रुके नहीं है, डी से ए गए। तो देखिए जहां से चले थे, बिंदु ए से चले थे, घूम फिर के वहीं पे वापस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्लोज्ड लूप ले रहे हैं, बंद वक्र ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 2 हो गए। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पे हमने क्या किया है, इस क्लोज्ड इंटीग्रल को हमने ब्रेक कर लिया है 4 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि हम ए से बी आ रहे हैं, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फिर यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी, फिर इसके बाद इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम सी टू डी, और फिर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम डी टू ए। ठीक है, ए से बी से सी से डी और डी से ए। ठीक है, ये तो हमने इस क्लोज्ड इंटीग्रल को 4 पार्ट में ब्रेक कर लिया और लेफ्ट वाला पोर्शन एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको एग्जामिन करते हैं, आइए। ठीक भाई ए से बी चलिए, जब आप ए से बी की ओर आ रहे हो तो डीएल किधर है, डीएल तो नीचे की ओर है, विस्थापन नीचे की ओर है, लेकिन बल रेखाएं यानी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, क्षैतिज है। ठीक, विस्थापन ऊर्ध्वाधर है और चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90, बी हॉरिजॉन्टल है, डीएल वर्टिकल है, एंगल 90 है। यहां पे जब बी डॉट डीएल को ओपन करेंगे आएगा बी डीएल कॉस थीटा, एंगल 90 है, कॉस 90 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आ गया 0 प्लस बी डॉट सी की बात करते हैं। देखिए बी डॉट सी, जब हम बी से सी की ओर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन किस दिशा में है, विस्थापन हमारा है क्षैतिज दिशा में, और बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्षैतिज दिशा में है। जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो यहां पे क्या होगा, बी डॉट डीएल करने पे आएगा बी डीएल कॉस थीटा, थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, और कॉस 0 1 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये केवल बचेगा, हमें बचेगा बी डीएल और इंटीग्रल हो जाएगा बी से सी। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है वो बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, और केवल इतना बचेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, सी से डी की बात करते हैं। जब आप सी से डी जा रहे हो, विस्थापन यानी डीएल की दिशा और वर्टिकल है, और चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की वैल्यू या बी की दिशा जो है वो हॉरिजॉन्टल है। दोनों के बीच में फिर से 90 का एंगल बनेगा और ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया। अब देखिए डी से ए की ओर बात करते हैं। जब आप डी से ए की ओर आ रहे हो तो यहां पे विस्थापन तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वहां पे चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। क्या आपको ये डी से ए के आसपास कोई बल रेखा दिखा, क्योंकि डी से ए के आसपास कोई भी बल रेखा नहीं है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र ही 0 हो जा रहा है, यहां पे 0 रख देंगे तो पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो ये पूरा आउटकम 0 आएगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड को देखिए क्या लिखा है, म्यू नॉट इंटू आई डैश। आई डैश क्या है दोस्तों, आई डैश वो टोटल करंट है जो एम्पीरियन पथ के द्वारा घेरी गई है, ठीक है। ये हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी हमने कहा कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जब एकांक लंबाई में एन फेरे हैं तो एम्पीरियन पथ के भीतर कुल कितने फेरे होंगे ये कैसे पता चलेगा, एम्पीरियन पथ की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई के भीतर जितने भी फेरे आएंगे वो सारे फेरे क्या होंगे, एम्पीरियन पथ के भीतर होंगे, और जो फेरे नहीं आ रहे हैं वो एम्पीरियन पथ के भीतर नहीं होंगे, ठीक है, समझिएगा। तो एम्पीरियन पथ की चौड़ाई dx है भाई, एकांक लंबाई में n फेरे तो dx लंबाई में कितने फेरे, dx लंबाई में n इंटू dx फेरे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए एक फेरे में धारा कितनी है, I है, तो n इंटू dx फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, n इंटू dx फेरों में धारा हो जाएगी, ये हो जाएगी n इंटू आई इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए एक फेरे में धारा आई तो n dx फेरों में धारा n i इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए यहां पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा n i dx, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां इसको ज्यादा सॉल्व करते हैं भाई, b अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब बचा dl, ये सब तो जीरो हो गए, केवल ये वाला इंटीग्रल बचा था, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो b कांस्टेंट बाहर आ गया था, ठीक है। ओके, जब आप dl को देखिए, जब आप b से c की ओर जा रहे हो तो dl क्या है, dl एक छोटा सा लंबाई अवयव है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे dl का b से c की ओर तो क्या, ये b से c तक की पूरी दूरी मिल जाएगी, और b से लेके c तक की पूरी दूरी कितनी है, dx के बराबर है, तो ये हो जाएगा dx, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, b इंटू dx, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू डी एक्स, ठीक है। अब dx से dx कट जाएगा, जब dx से dx कट गया तो कितना बचेगा दोस्तों, तब ये बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। दोस्तों परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आया है, और ये मान स्मॉल n के टर्म्स में है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई, ठीक है, स्मॉल n के टर्म्स में। अगर हमको कैपिटल N के टर्म्स में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से n का मान उठा के समीकरण 3 में रख देना होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से स्मॉल n का मान रख दिया कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, तो b इज इक्वल टू यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन कैपिटल L इंटू आई आया, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।